गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा चिंटू। चिंटू अभी सिर्फ 10 साल का था, बहुत मासूम, भोला और हर समय अपने बड़े भाई के पीछे पीछे घूमने वाला। लेकिन उस घर में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन बीमारी की वजह से उनकी माँ और पिता दोनों गुजर गए। मरने से पहले माँ ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तू ही चिंटू का माँ बाप है। मेरे दिल में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ चिंटू की है। यह अभी बहुत छोटा है राघव, इसे दुनिया की समझ नहीं है। मेरे बाद ये किसे माँ कहेगा बेटा? कौन इसके सिर पर हाथ रखेगा? नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आपको कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन मेरे जाने के बाद चिंटू की जिंदगी कैसी होगी ये तेरे हाथ में है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। दुनिया बहुत कठोर है बेटा। अनाथ बच्चों को लोग बोझ समझने लगते हैं, लेकिन तू कभी इसे बोझ मत समझना। माँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं मजदूरी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन चिंटू को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। बस बेटा, यही सुनना चाहती थी मैं। अगर कभी तेरी जिंदगी में मुश्किल आए, फिर भी तू अपने छोटे भाई का हाथ मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ माँ, जब तक मेरी सांस चलेगी चिंटू मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। माँ ने आखिरी बार चिंटू के सर पर हाथ फेरा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद राघव ही चिंटू की पूरी दुनिया बन गया। राघव खेतों में मजदूरी करता था, सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को लौटता। लेकिन चाहे कितना भी थक जाए, चिंटू के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता। भैया, आप रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हो। जैसे ही आप घर आते हो ना, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि आज भी मेरे लिए कुछ जरूर लाए होंगे। आज इस छोटे से पैकेट में भी टॉफी ही है ना? नहीं रे पगले, ये तेरे लिए नहीं लाया। मैं तो इसे अपने लिए लाया हूँ। पूरा दिन खेत में मेहनत की है, तो सोचा आज मैं अकेले बैठकर आराम से खाऊंगा। अच्छा, अगर अपने लिए लाए हो तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? अरे बुद्धू, तेरे बिना मैं कुछ खा सकता हूँ क्या? तेरे लिए ही तो लाया हूँ। माँ जब आखिरी बार मेरा हाथ पकड़कर गई थी ना, तब उन्होंने तुझे मेरी जिम्मेदारी बनाया था। भैया, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा, फिर आपको काम नहीं करने दूंगा। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। राघव खेत से काम करके लौट रहा था। अरे राघव बेटा, जरा इधर बैठ, बहुत जरूरी तुमसे बात करनी है। जी काका, कहिए, क्या बात है? बेटा, कब तक अकेले सब जिम्मेदारियां उठाओगे? हमें पता है तू अपने भाई से कितना प्यार करता है, लेकिन घर संभालने के लिए एक औरत का होना भी जरूरी होता है। हाँ काका, कई बार मन बहुत घबराता है। काम पर भी रहता हूँ तो चिंता लगी रहती है कि चिंटू ने खाना खाया होगा या नहीं। देखो बेटा, तू सुबह से शाम तक काम पर रहता है, पीछे से चिंटू अकेला पड़ जाता है। इसीलिए बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे अपने लिए पत्नी नहीं चाहिए काका, बस डर लगता है कहीं कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो चिंटू को अपनाए नहीं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पुराने दोस्त हरि नारायण की बेटी कविता, जो तुम्हारे घर के साथ साथ चिंटू को भी देखरेख करेगी। काका, अगर आपको लगता है कि वो चिंटू को अपनाएगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं शादी कर लूंगा। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और धूमधाम से राघव और कविता की शादी हो गई। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। रात काफी हो गई। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। राघव चुप रहा, जैसे उसके मन में कोई बात चल रही हो। वो धीरे से कविता से बोला, कविता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कविता, चिंटू मेरा सिर्फ छोटा भाई नहीं है। माँ जब इस दुनिया से जा रही थी तब उसे मेरे हवाले करके गई थी। तब से मैंने उसे बेटे की तरह पाला है। इस दुनिया में हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से चिंटू सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं उसे हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार दूंगी। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वो बहुत मासूम है कविता, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है। बस उसे अपनेपन और प्यार की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा उसका साथ देना। मैं आपका वादा कभी टूटने नहीं दूंगी। चिंटू इस घर में हमेशा खुश रहेगा।
अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। शुरू शुरू में कविता ठीक रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे चिंटू बोझ लगने लगा। जब राघव घर पर रहता तो कविता प्यार से बात करती। सुबह का समय था, राघव काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। चिंटू, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाई है, जल्दी से खाना खा लो। सच भाभी माँ, आपने मेरे लिए इतना जल्दी खाना बना दिया? हाँ, तुम अभी छोटे हो ना, अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। भाभी माँ, आप बिल्कुल माँ जैसी बात करती हो। कविता, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम चिंटू का ध्यान रखना, देखना कहीं बाहर घूमने ना जाए। भैया, आप चिंता मत करो, भाभी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। राघव को लगता चिंटू को सच में एक माँ जैसा सहारा मिल गया है। लेकिन जैसे ही राघव काम पर जाता, उसका असली चेहरा सामने आ जाता। उसकी मीठी आवाज अचानक कठोर हो जाती। चिंटू, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ पहले आंगन साफ करो। भाभी माँ, मैं अभी करता हूँ। अभी करता हूँ नहीं, अभी जाकर करो, और उसके बाद कुएं से पानी भी भर कर लाना। जी भाभी माँ। चिंटू छोटे छोटे हाथों से झाड़ू लगाने लगता। धूप बहुत तेज थी, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कुछ देर बाद वो पानी भर कर लाया। भाभी माँ, पानी रख दिया। बस एक घड़ा, इतने से क्या होगा, 2 और भर कर लाओ। लेकिन भाभी माँ, बहुत भारी है। जब खाने बैठते हो तब भारी नहीं लगता। जल्दी जाओ, और सुनो, रसोई के बर्तन भी धो देना, मुझे आराम करना है। चिंटू चुपचाप सारे काम करता रहता। इतना सब होने के बाद भी वो कविता को भाभी माँ ही कहता था। एक रात चिंटू पानी पीने के लिए उठा। उसे राघव और कविता के कमरे से आवाजें सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कविता गुस्से में बैठी थी। सुनिए, मैं अब सच में थक चुकी हूँ। दिन भर घर का काम संभालूं और ऊपर से हर समय चिंटू की जिम्मेदारी भी उठाऊं। मुझसे अब ये सब अकेले नहीं हो पा रहा है। बात को गलत समझ रही हो कविता, चिंटू अभी छोटा है, उसे अभी सहारे की जरूरत है। माँ उसे मेरे भरोसे छोड़ कर गई, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? लेकिन हर चीज की भी एक सीमा होती है। आप हर समय सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो। कभी आपने ये महसूस किया कि आपका अपना परिवार भी है? मुझे भी आपके साथ और सहारे की जरूरत होती है। तुम मेरा परिवार हो कविता, लेकिन चिंटू मेरी जिम्मेदारी है। जब माँ आखिरी सांस ले रही थी तब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं चिंटू का हमेशा ख्याल रखूंगा। वादा अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी वजह से घर में परेशानी बढ़ती जा रही है। खर्च बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? दरवाजे के बाहर खड़ा चिंटू सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो भाभी माँ मुझे बोझ समझती हैं। मेरी वजह से भैया और भाभी में रोज लड़ाई होती है। मैं हमेशा भैया के सहारे ही तो जी रहा हूँ। शायद सच में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर अंदर कविता फिर बोलने लगी। मैं साफ साफ कह रही हूँ, या तो अब आपका भाई इस घर में रहेगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब फैसला आपको करना है। तुम जानती हो चिंटू कितना मासूम है। उसने बचपन से सिर्फ दुख ही देखा है। मैं उसे दोबारा अकेला नहीं होने दूंगा। मासूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी हम उसी के लिए जीते। दरवाजे के बाहर खड़ा चिंटू अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर चला गया। उस रात वो बहुत रोया। भैया ने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं ही उनके दुख की वजह बन गया हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो शायद सबकी जिंदगी फिर से खुशी हो जाएगी। दूसरी तरफ राघव भी पूरी रात सो नहीं पाया। माँ, मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन आज मेरा अपना घर टूटने की कगार पर है। एक तरफ मेरा छोटा भाई है और दूसरी तरफ मेरा परिवार है। अगली सुबह चिंटू चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। राघव उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ चिंटू, आज इतना चुप क्यों बैठा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे बताना क्या बात है। भैया, मैंने कल रात सब सुन लिया। भाभी माँ मेरी वजह से बहुत परेशान है। मेरे कारण आपके घर में लड़ाई होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका परिवार टूटे। पागल हो गए हो क्या? तू इस घर पर बोझ कैसे हो सकता है? जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, उसे मैं खुद से अलग कैसे कर दूं? लेकिन भैया, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं और चला जाऊं तो शायद भाभी माँ भी खुश रहेंगी और आपका घर भी बच जाएगा। सुन ले चिंटू, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी माँ की आखिरी जिम्मेदारी है। जब माँ इस दुनिया से जा रही थी तब उन्होंने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े।
चिंटू रोते हुए भाई के गले लग गया। दरवाजे पर खड़ी कविता चुपचाप सब सुन रही थी। एक दिन राघव शहर गया था। तभी तेज बारिश के बीच कविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और शरीर कांपने लगा। ओ चिंटू, जरा इधर आना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चिंटू दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि कविता बिस्तर पर पसीने से भीगी हुई थी। भाभी माँ, आपको क्या हुआ? आपका शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। रुकिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। शायद मुझे तेज बुखार हो गया है। घर में दवाई भी नहीं है। आप चिंता मत करो भाभी माँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन चिंटू बिना छतरी के ही घर से दौड़ पड़ा। उसके मन में सिर्फ अपनी भाभी माँ की चिंता थी। कुछ देर में चिंटू गांव के डॉक्टर के घर पहुंच गया। डॉक्टर साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मेरी भाभी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है। अरे चिंटू, तुम इतनी बारिश में आए हो? तुम पूरी तरह भीग चुके हो बेटा। क्या हुआ तुम्हारी भाभी को? डॉक्टर साहब, वो दर्द से तड़प रही हैं। कृपया जल्दी चलिए ना। ठीक है बेटा, पहले तुम दवाई ले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। चिंटू तुरंत दवा लेकर बारिश में वापस दौड़ पड़ा। चिंटू घर पहुंचा तो पूरी तरह कांप रहा था। उसके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। भाभी माँ, ये दवाई खा लीजिए, अब आपको आराम मिल जाएगा। तू इतनी बारिश में गया था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? तुझे डर नहीं लगा? आप मेरी भाभी माँ हो, आपको तकलीफ में कैसे छोड़ देता। कुछ देर बाद कविता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब चिंटू खुद कांपने लगा था। उसे भी तेज बुखार चढ़ गया। अरे चिंटू, तेरा शरीर तो आग की तरह जल रहा है। तू खुद बीमार हो गया? कोई बात नहीं भाभी माँ, आप ठीक हो गई ना, बस मेरे लिए वही काफी है। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। चिंटू, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। मैं तुझे बोझ समझती रही। मैंने तुझे डांटा, तुझे कभी अपना नहीं माना। फिर भी तूने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। भाभी माँ, ऐसा मत बोलिए, आप बड़ी हो। नहीं चिंटू, आज तूने साबित कर दिया कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। मैं तेरी सगी माँ नहीं बन सकी, लेकिन क्या तू मुझे माफ कर देगा? क्या तू मुझे फिर से भाभी माँ कहेगा? माँ तो वही होती है जो अपने बच्चों की चिंता करे, और आज आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा है। कविता रोते हुए चिंटू को गले लगा लेती है। उस पल पहली बार उसे अपने छोटे देवर में एक सच्चा बेटा दिखाई देता है। जब राघव वापस आया तो उसने देखा कविता अपने हाथों से चिंटू को खाना खिला रही थी। राघव हैरान रह गया। सुनिए, आज से चिंटू कहीं नहीं जाएगा। ये इस घर का बेटा है। राघव की आंखें भर आईं। पूरा घर फिर से खुशियों से भर गया। कहानी की सीख, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनते हैं। जो इंसान बुराई के बदले भी अच्छाई करे, वो ही सच्चा इंसान होता है।